मिट्टियों का अध्ययन, जो मृदा का अपने अध्ययन करते हैं ना, उसको पेडालॉजी कहते हैं, मृदा विज्ञान। और मृदा शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। मृदा शब्द है वो किससे बना है? लैटिन भाषा का सोलम शब्द है उससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट हैं, उनके अनुसार मृदा की परिभाषा क्या है? भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। जो कचरा मचरा, टूटे फूटे, असंगठित छोटे मोटे हैं, उनसे मृदा बनती है, मृदा कहलाती है वो असंगठित पदार्थ जो इकट्ठे न हुए हों। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर है। मृदा दिसंबर 2024 की थीम 4 शब्द हैं इसमें: देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। 4 शब्द हैं मृदा दिवस की थीम के: देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन। मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया में 5 तत्व मुख्य रूप से एक्टिव रहते हैं। मूल चट्टान, जो मूल पदार्थ होता है वो। दूसरी, जलवायु मृदा के निर्माण में प्रभाव डालती है। तीसरी, वनस्पति। चौथा, टाइम पीरियड कितना है उसका। और पांचवा, धरातलीय ढाल, चट्टान की प्रकृति, ये सब कैसा है। इससे मृदा निर्माण की प्रक्रिया वो प्रभावित होती है। रचना विधि के अनुसार मिट्टी 2 प्रकार की होती है। स्थानीय मिट्टी, वह मिट्टी जो सदैव अपने मूल स्थान पर रहती है एवं बहुत कम गति करती है। बेसाल्ट तत्व या विखंडित चट्टानों से निर्मित होती है। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग की काली मिट्टी है वो इसका उदाहरण है। जो बेसाल्ट तत्व यानी कि पत्थर वगैरह से टूटी हुई है तो वो भारी होगी, वजनदार होगी और अपने आप वो दूसरी जगह नहीं जाएगी, कम गति करती है। उसके बाद आती है विस्थापित मिट्टी। नदी एवं पवनों के प्रवाह से अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाने वाली मिट्टी विस्थापित मिट्टी कहलाती है। राजस्थान के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली रेतली बलुई मिट्टी इसी का उदाहरण है। रेतली बलुई मिट्टी है वो इसी का उदाहरण है। राजस्थान की मिट्टियों को रंग एवं गठन और उपजाऊपन के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर सबसे पहली है रेतीली मृदा। ये कहाँ पाई जाती है, पहले अपने देख लेते हैं ये कहाँ पाई जाती है। अभी रेतीली बलुई मिट्टी का है। रेतीली बलुई मिट्टी है जो ये ग्रीन वाला है ना, यहाँ पर ये मतलब राजस्थान के जो पश्चिमी एरिया है ना, पश्चिमी उत्तरी, उसमें रेतीली मृदा पाई जाती है। और इसके आगे उपविभाग भी हैं 4-5, तो वो भी देखेंगे अपने। रेतीली मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं इसको। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान रेतीली मृदा और रेत के टीलों से युक्त है, भरा पड़ा है। वायु प्रवाह के द्वारा जमा की गई और हवाओं के साथ वर्तमान में स्थानांतरित होती रहती है मिट्टी, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। इसमें पीली, भूरी, बलुई, चिक्का मृदा की उपस्थिति रहती है। यह राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है। जो रेतीली मृदा है वो सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है, फिक्स जिले नहीं है इसके। निर्माण प्रक्रिया, इसका निर्माण उच्च ज़्यादा तापमान, वर्षा कम होने के कारण और आर्द्रता कम होने के कारण ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर है वो टूटे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर है वो टूटे हैं, उससे इसका निर्माण हुआ है, क्षरण से, खुरने से, टूटने से। अधिक तापांतर और भौतिक अपक्षय इस मिट्टी के प्रमुख निर्माणक तत्व हैं। यानी कि ताप का अंतर ज़्यादा होता है ना, जैसे गर्म ठंडा ज़्यादा जल्दी होगा तो उससे ज़्यादा टूटेगी चट्टानें, तो वो इसके निर्माणक तत्व हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की जलवायु दशाओं में परिवर्तन के कारण यहाँ पर रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम और लवणता अधिक पाई जाती है। उपजाऊ तत्वों की मात्रा है वो कम होती है, फसल नहीं होती ढंग से, और लवणता है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जल धारण क्षमता, शोषण क्षमता कम पाई जाती है, मतलब पानी को कम देर रोक करके रख सकती है।
तो जल धारण क्षमता कम पाई जाती है, ऐसे याद रखना इसको बस सीधा। यह मिट्टी राजस्थान के 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। इसमें पीएच मान है वो ज़्यादा होता है, जैविक पदार्थों की कमी होती है, और इस मृदा में बाजरा, मोठ, ग्वार या खरीफ की फसलें उत्पन्न की जाती है, लेकिन कुछ सिंचित क्षेत्रों में रबी की फसल भी उत्पन्न कर सकते हैं। विस्तार संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में इसका, और इसके 4 मुख्यतः वर्ग हैं। रेतीली बालू मृदा जो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू इन जिलों में पाई जाती है। लाल रेतीली मृदा है वो जल सोखने की क्षमता अन्य रेतीली मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। अगर पानी की उपलब्धता हो तो ये मिट्टी है वो कृषि के लिए उपयुक्त है। ये जोधपुर, नागौर, कुचामन यहाँ वाले एरिया में होती है। और फिर आती है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी का राज्य में प्रसार नागौर और पाली जिले में। मिट्टी में 3 से 4 फीट गहराई पर चूना आश्रित मिट्टी की परत पाई जाती है, जिसे स्टेपी मिट्टी कहते हैं। तो ये स्टेप में होती है, पीली भूरी स्टेपी मिट्टी। फिर खारी मिट्टी है, लवणों की अधिकता होती है और कृषि संभव नहीं है इसमें। और ये मृदा केवल अवरोधी घासें हैं, जो मतलब मृदा अपरदन को रोक सके, ऐसी घासें इसमें उगा सकते हैं। ये बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन इन भूमियों में पाई जाती है। दूसरी मिट्टी है वो है रेतली भूरी मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है? रेतली भूरी मिट्टी या भूरी रेतली मिट्टी। जो ये आसमानी से कलर के डॉट है ना, ये वाली, ये भूरी रेतली मृदा है। यहाँ मतलब जो पर्वतीय मृदा है यहाँ पर, उसके इधर वाली साइड ये रेतली भूरी मृदा है। इसको ग्रे पेंटेड या धूसर मृदा भी कहते हैं। रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण भूरी रेतली मिट्टी को ग्रे पेंटेड, धूसर मरुस्थलीय या सिरोंजम मिट्टी भी कहते हैं, जिसका रंग भूरा होता है। इसका प्रसार पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, सीकर, झुंझुनू जो मैप में देखें उनमें पाया जाता है। इसमें फास्फेट की अधिकता होती है। पानी उपलब्ध होने पर यह फसल अच्छी होती है। इसमें ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, बरानी कृषि होती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी प्राय बालू में है, यानी कि रेत है, जिनमें 90 से 95% तक बालू कण पाए जाते हैं और 5 से 7% मटियार मिट्टी पाई जाती है इसमें। काली मृदा, तीसरी मृदा है काली मृदा, मध्यम काली या रेगुर मृदा। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी, पोटास और कैल्शियम की अधिकता होती है। मुख्यतः कपास, धनिया, चावल, गन्ना, सोयाबीन, दालें इनके लिए उपयुक्त रहती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पर काली मृदा, मध्यम काली या रेगुर मृदा है वो पाई जाती है। तो इस मृदा में कच्छारी मृदा भी मिश्रित रूप से पाई जाती है, जो नदियों की घाटियों में है। यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। काली मृदा कपास के लिए, इसीलिए कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है इसको। और यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। यह चीका प्रधान दोमट मिट्टी है। इसके कण हैं वो बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, नमी धारण क्षमता अधिक होती है। जैसे रेतली मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है, वैसे इसकी नमी धारण करने की क्षमता या जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह उपजाऊ मिट्टी है जो ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनी है। तो ज्वालामुखी निर्मित है तो जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे इसमें। प्रसार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है, हड़ौती के पठार में विशेषकर। फिर लाल और काली मिट्टी, मालवा के पठार की काली मिट्टी यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाली,
और दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर यहाँ की, इन दोनों के बीच का एरिया ना वो लाल काली मिट्टी के अंतर्गत आता है। कहाँ पर है ये रहा, जो ये ग्रीन डॉट है ना, नहीं ये येलो वाले, ये तो काली मृदा हो गई यहाँ, संतरी जो कोई पिंक है वो, और ये ग्रीन है ये आपकी लाल होगी। तो लाल काली इन दोनों के बीच में पाई जाएगी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वाला एरिया इसमें। इसमें चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। उत्पादकता में विविधता होती है, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग उत्पादकता होती है। इसमें पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। चीका की अधिकता होती है इसमें। कपास, मक्का और गन्ने के लिए उपयुक्त है ये। प्रसार आपका देख लिया आपने कहाँ पर है। और फिर आती है लाल लोमी मिट्टी, जो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा, लाल मृदा, इसका निर्माण सफ्टकीय, रवेदार, कायांतरित चट्टान, उनके टूटने से हुआ है। और इसमें चूना, पोटास, लो ऑक्साइड, ह्यूम्स और फास्फोरस ये कम होते हैं। लो अंश अधिक होने के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। उपजाऊपन की दृष्टि से यह सामान्य होती है और स्थानीय मिट्टी है। इसके कण बारीक होते हैं जो लंबे समय तक आर्द्रता बनाए रखते हैं, इसीलिए कम वर्षा में अच्छी फसल होती है। मक्का, चावल, गन्ने की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर मध्य और दक्षिणी भाग, दक्षिणी राजसमंद और सलूम्बर और बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो लाल मिट्टी है, ये मैप पर दिखा देते हैं आपको। लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाला एरिया ना, यहाँ पर लाल लेटराइट मृदा पाई जाती है। फिर आती है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा है वो, इसमें चीका और दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। मृदा में कार्बोनेट की कमी होती है किंतु नमी अधिक होती है। नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। इसका लाल और पीला रंग लो अंश की प्रधानता को दर्शाता है और इस मृदा में जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें चूना और नाइट्रोजन, जैविक कार्बनिक यौगिकों की कमी और लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, सीस्ट, नीस चट्टानों के टूटने से हुआ है। मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए उपयुक्त है। ये लाल लोमी मिट्टी नहीं, लाल लोमी नहीं है, लाल पीली है। जो पीला आ जाए तो मूंगफली, कपास, ये सब। प्रसार वाले ज़िले सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर। अजमेर के आसपास जो भी एरिया बच गया ना थोड़ा बहुत, जहाँ पर लाल भी नहीं है, काली भी नहीं है, लाल काली भी नहीं है, तो ऊपर वाली साइड जलोढ़ मृदा और नीचे लाल काली पीली, इनका प्रभाव आएगा और वो लाल पीली हो जाएगी। कछारी, जलोढ़ दोमट मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों की घाटियों में और नदियों में विस्तृत है। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मृदा में बह कर के आती है ये पानी के साथ। नाइट्रोजन की भी कमी होती है इसमें और इसका रंग कहीं लाल तो कहीं भूरा है। उत्पादकता की दृष्टि से यह उत्तम होती है। इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास, लो अंश यह पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ज़िले इसके ये हो रखे हैं, जो उत्तरी पूर्वी ज़िले हैं वो सारे आते हैं। यह मिट्टी गेहूँ, सरसों, कपास, तंबाकू के लिए बहुत उपयोगी है। भूरी कच्छारी मृदा इसी का प्रकार है। यह मृदा अलवर, भरतपुर जिलों और हनुमानगढ़, गंगानगर के घग्गर प्रदेश में है। यहाँ भी कृषि की दृष्टि से उत्तम होती है। जलोढ़ जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, वातोड़ वायु द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। 1991 में अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों ने विश्व की मिट्टियों को विविध गुणों और रासायनिक संरचना के आधार पर 11 प्रकारों में विभाजित किया, जिसके आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 उपभागों में विभाजित किया गया है। तो ये है आपका मैप मृदा का। ये रेतीली मृदा, ये भूरी रेतीली मृदा यहाँ पर, और ये हो गई आपकी जो कच्छारी जलोढ़ मृदा, ये काली मृदा, ये लाल मृदा
और ये लाल काली हो गई और ये लाल पीली हो गई। और ये जो कच्छ के बनास है, ये बनास के पूर्वा क्षेत्र वाली है ना, जलोढ़ वाली, इसका एक टाइप है जो भूरी जलोढ़ है, वो यहाँ पाई जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ गग्गर के पूर्वा क्षेत्र में। तो 5 भागों में बांटा गया है। एक तो एंटीसोल, एक एरिड सोल, एक एल्फीसोल, एक इंसेप्टिसोल और एक वर्टिसोल। एंटीसोल तो जो शुष्क क्षेत्र है उसमें पाया जाता है, एरिडिसोल अर्ध शुष्क में पाया जाता है, एल्फीसोल जो उत्तरी पूर्वी है वो, इंसेप्टिसोल दक्षिणी और ये सिरोही वाला एरिया ये वाला, और वर्टिसोल है वो आपकी कोटा बूंदी बारां झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र है उसमें। एंटीसोल पीली भूरी मिट्टी है, जो क्या है, पीली भूरी मिट्टी है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। एंटीसोल है वो ज़्यादा है शुष्क क्षेत्र में। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है, तो सभी जगह। इसके 2 मृदा उपकरण कौन कौन से हैं? आपको याद रखना है एंटी सॉल्वेंट फेविकिक, एंटी सॉल्वेंट फेविकिक। तो एंटी से एंटीसोल हो जाएगा, सॉल्वेंट से आपका हो जाएगा टोरीसोमेंट्स, और फेविकिक से हो जाएगा फ्लूवेंट्स, डस्ट फ्लूवेंट, डस्ट फ्लूवेंट टोरीसोमेंट। अभी एंटीसोल देख लेते हैं कहाँ पर है, क्षेत्र देखें तो इसका, ये एंटीसोल का क्षेत्र है, जो ऑरेंज है ना ये एंटीसोल है ये सारा। और बाकी ये पूरे राजस्थान में हर ज़िले में लगभग पाई जाती है। तो ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सब जगह पाई जाएगी। तो ये इसका एंटीसोल का क्षेत्र है, टोरीसोमेंट्स और डस्ट फ्लूवेंट इसका क्षेत्र है। उससे आगे वाली है एरिडिसोल, एरिडिसोल जिसका एक मृदा उपकरण है ऑर्थिड, और ये चूरू झुंझुनू सीकर ये वाला जो एरिया है इसमें पाई जाती है। सिरोही को छोड़ना यहाँ पर, इसमें ये पाई जाती है। 2 नंबर है एरिडिसोल, एरिडिसोल एरिड यानी कि अर्ध शुष्क, एरिड अर्ध शुष्क, इसको शुष्क मिट्टी भी कहते हैं। सीकर झुंझुनू चूरू नागौर डीलवाड़ा कुचामन जोधपुर पाली जालौर आदि जिलों में पाई जाती है। यह मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि दोनों में मिक्स है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादातर अर्ध शुष्क में। कुछ जिले शुष्क के भी शामिल हैं। इसका मृदा उपकरण है वो आपका ऑर्थिड है। इसके अंतर्गत कैम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड, सेलो ऑर्थिड, पैली ऑर्थिड, जिनके पीछे ऑर्थिड लगा हो एरिड का है। फिर आता है एल्फीसोल, एल्फीसोल जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। एल्फीसोल आता है ऊपर वाली साइड, उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मिट्टी। इसमें मटियारी मिट्टी की अधिकता होने के कारण उपजाऊ तत्व तो अधिक होता है, और वो कहता है आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। जयपुर, दौसा, अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, इनमें ये पाई जाती है। इसका उपमृदाकण है वो हेप्लूस्तालफस है, हेप्लूस्तालफस है, हेप्लूस्तालफस। ये दोनों इकट्ठी देखेंगे मैप पर। एक ये इंसेप्टिसोल और पढ़ लेते हैं। इंसेप्टिसोल आर्द्र मिट्टी होती है, यह उपमृदा उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। सिरोही पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ के मैदानों में भी कहीं कहीं पाई जाती है। इंसेप्टिसोल ये सिरोही वाला ये एरिया है ना, इसका उपमृदागण उस्टोक्रेप्टस, तो इन उस्टोक्रेप्टस याद रखना आपको। तो एरिड हो गया। उसके बाद आपको बताना है एल्फी, एल्फी कहाँ पर है? तो एल्फी ये वाला है, देखो उत्तरी पूर्वी है जो ये वाला एरिया हो गया, और एल्फी में नीचे ये दक्षिणी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है, ये भी आ जाता है। तो ये एल्फीसोल है, ये हेस्लूस्तालफस ये है इसका।
और इनसेप्टी सोल है ये वाला, सिरोही, उदयपुर, सुलुम्बर, ये वाला एरिया है जो इसके जस्ट सामने है वो इनसेप्टिसोल ओस्टोक्रेप्टस आता है। पीछे बचा हुआ एक है वर्टिसोल, ये कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में। पेल्यूस्टर्ट्स और क्रोमस्टर्ट्स ये दोनों आते हैं, तो वर्टी क्रोम पेल। उसके बाद आगे वाला है वर्टिसोल। वर्टिसोल है वो आपकी काली मिट्टी होती है, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी है। तो ये आपकी कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में तो है ही। डूंगरपुर बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में भी होती है। अत्यधिक क्ले उपस्थित होती है इस मिट्टी में और अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। पेल्यूस्टर्ट्स और क्रोमेस्टर्ट्स तो इसके उपगण हैं। राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, ठीक है। पश्चिम में मरुस्थल है, पूर्व में मैदानी भाग है। राजस्थान की मिट्टियों में प्राय नाइट्रोजन और फास्फोरस इनकी हमेशा कमी रहती है लगभग। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है वो रेतली बलुई मिट्टी है। और राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। HM सक्सेना के अनुसार भी यही है। तो सबसे पहले है साइरोजोक्स। साइरोजोक्स अगर पूछे ना तो आपकी गंगानगर में पाई जाती है, और गंगानगर में एक और पाई जाती है जिसे रेवेरिना कहते हैं। ये सबको पता है, ये दोनों भूलने वाली चीज़ नहीं है। फिर मरुस्थलीय मृदा ये कहाँ पाई जाती है? ये गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। फिर जिप्सी फेरस है, ये सबको पता है, बीकानेर में पाई जाती है। और ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ग्रे ब्राउन, ये जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही। जालोर, पाली, अजमेर, नागौर और एक कौन सा है, सिरोही, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, वो ग्रे ब्राउन थी, ये नॉन कैल्सी ब्राउन है। नॉन कैल्सी ब्राउन जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर। नवीन जलोढ़ मृदा है तो ये नदी मैदान है ना, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, इनमें पाई जाती है नवीन जलोढ़ मृदा। और पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? पीली, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। नवीन भूरी मृदा नई कहाँ पर है? भीलवाड़ा और अजमेर, अभी अभी आई है नवीन भूरी अभी अभी आई है। पर्वतीय मृदा है वो आपकी उदयपुर, कोटा। और लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा। काली गहरी मध्यम मृदा कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है काली गहरी मध्यम मृदा। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा है वो कैल्सी ब्राउन जैसलमेर, बीकानेर में। और मरुस्थल एवं बालू का स्तूप जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में मिट्टी से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? तो मृदा अपरदन मुख्य समस्या है। भूमि का क्षारीयकरण, यानी कि वो या तो क्षारीय हो जाती है या लवणीय हो जाती है या अम्लीय हो जाती है, तो कुछ ना कुछ होता रहता है, तो जिससे उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। सेम की समस्या रहती है। भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम ज़्यादा होती रहती है, भूमि अवनयन होती है। और खरपतवार की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या, मरुस्थल आगे बढ़ रहा है लगातार, तो ये मिट्टी से संबंधित मुख्य समस्याएं हैं। मृदा अपरदन, जल के तीव्र प्रवाह, वायु वेग, हिमपात से मिट्टी एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर जाकर के एकत्रित हो जाती है, तो ये मिट्टी का स्थानांतरण, मिट्टी का अपरदन अथवा अपक्षरण कहलाता है। ये मैप आप एक बार और देख सकते हैं शॉर्ट रिवीजन के लिए। मिट्टी के अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु एवं कृषि का क्षय रोग कहते हैं। मृदा अपरदन को कृषि का पहला शत्रु कहा जाता है। मृदा अपरदन है वो कृषि का पहला शत्रु है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग 62.06% भूभाग वो मिट्टी अपरदन से ग्रस्त है।
ठीक है। राजस्थान में मुख्यतः 3 प्रकार का मृदा अपरदन होता है, वायु, जल और एक वनस्पति शरण। एक तो वायु से होता है, एक पानी से होता है, एक वनस्पति। वनस्पति कम होने के कारण मृदा अपरदन होता है। राजस्थान में वायु अपरदन से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये खुला है, कचरा वगैरह कम होता है मरुस्थल में, तो लगातार रेत उड़ती रहती है। 17 जून 2021 को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस पर मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का नवीन संस्करण जारी किया। इसे अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पर प्रकाशित करता है इसको। वर्ष 2018-19 में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 62.06% यानी कि 21.23 मिलियन हेक्टेयर भाग मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से गुजर रहा है। 62.06%। राजस्थान में मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो पवन अपरदन है। पवन से जो होती है ना वो ज़्यादा खतरनाक है राजस्थान के लिए। तो पवन से क्षरण कितना हो रहा है, तो 43%। पवन में देखो 3 अक्षर है तो 43। और वनस्पति 7, वनस्पति 7, शपथ 7.64। जल कटाव 6.21, जल कटाव के अनुसार 6.21। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा ना 60, 62। देखो 43, 6, 7, 8, 9, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। ये तो कम ही होगा वैसे तो। वायु अपरदन। पश्चिमी राजस्थान में वायु की गति तेज होने पर मिट्टी एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है, जिसे मिट्टी का कटा होता है। इसी को वायु अपरदन या क्षितिज अपरदन या परत अपरदन कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति का अभाव होना, यानी कि वनस्पति कम है, उसके कारण वायु अपरदन है उसको बढ़ावा मिल रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत है वो असंगठित हो जाती है, वो जड़ें हैं वो बांध करके रखती है। अगर वृक्ष कम हो जाएंगे, वनस्पति कम हो जाएगी तो वायु अपरदन ज़्यादा होगा। अतः यहाँ आसानी से वायु प्रवाह के साथ स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि असंगठित रेत होती है। कोई चट्टान तो है नहीं जो उड़ के जाएगी नहीं, टुकड़े हैं छोटे छोटे। राजस्थान का 43.37% भाग वायु अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। पवन से 43 है, पवन 3 से 43। राजस्थान में वायु अपरदन से प्रभावित जिले बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फड़ौदी, जालोर, जैसलमेर, पाली, नागौर, टिडोना कुचामन, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले तथा इनके समीपवर्ती क्षेत्र हैं। 43.37% भाग वायु अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। राजस्थान के सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम वायु अपरदन धौलपुर में, क्योंकि वहाँ पर पत्थर है, और जैसलमेर में सर्वाधिक रेत है। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन वाला माह है जून में सर्वाधिक होता है, और सर्वाधिक वायु अपरदन सूचकांक वाला स्थान है वो जैसलमेर में 480%। थार के मरुस्थल में अति निम्न 1 से 14% वायु अपरदन सूचकांक वाले स्थान। कम, जहाँ कम होता है तो सीकर, सांबर, अजमेर, एरियनपुरा, और सर्वाधिक जैसलमेर में। जल अपरदन। जब जल के बहाव के साथ मिट्टी का अपरदन होता है तो वह जल अपरदन कहलाता है। राजस्थान की लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल अपरदन से प्रभावित है। राजस्थान में जल अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल का प्रदेश है। यहाँ चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को बीहड़ों में तब्दील कर दिया गया। संपूर्ण हाड़ौती का पठार जल अपरदन से प्रभावित है। राजस्थान में सर्वाधिक जल अपरदन वाला जिला कोटा है, क्योंकि चंबल बहती है। राजस्थान में सर्वाधिक जल अपरदन वाला संभाग भी कोटा है।
लंबवत अवनलिका अपर्दन, जल का तीव्र प्रवाह जब मिट्टी को एक स्थान से गहराई से काटकर नाड़ी नुमा कटाव से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है तो उसे अवनलिका या लंबवत अपर्दन कहते हैं। राजस्थान में बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कितना है तो 4,51,700 हेक्टेयर भूमि है वो बीहड़ से प्रभावित है नदियों द्वारा। सबसे ज़्यादा चंबल करती है, फिर आपकी काली सिंध, फिर पार्वती, फिर बनास, फिर पांचना, ये नदियां हैं जो बीहड़ बनाती है। इतना क्षेत्र प्रभावित करती है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी है वो चंबल रहेगी, और सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाला जिला रहेगा कोटा रहेगा। और जब नदी द्वारा गहरा अपर्दन हो तो इसमें बनी हुई आकृतियाँ बीहड़ या तो घात स्थलाकृति कहलाती है। राजस्थान में बीहड़ भूमि द्वारा प्रभावित कुल क्षेत्रफल 4,51,700 है। बीहड़ प्रभावित क्षेत्र सर्वाधिक कोटा का है, फिर सवाई माधोपुर का है, फिर बूंदी का है, फिर भरतपुर का है। तो केसी बीबी कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर। राजस्थान में बीहड़ भूमि द्वारा सर्वाधिक प्रभावित जिले कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर। KCBB। राजस्थान में बीहड़ भूमि द्वारा न्यूनतम प्रभावित जिला है बांसवाड़ा। बीहड़ में बांस कम होते हैं तो बांसवाड़ा में सबसे कम बीहड़ भूमि है, और सर्वाधिक KCBB कोटा, सवाई माधोपुर, एक बूंदी हो जाएगा और एक आपका वो हो जाएगा भरतपुर। चादरीय प्रदन, जब वर्षा के समय निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है तो भूमि के ऊपरी परत के उर्वरा तत्व हटकर चले जाते हैं। इसे भूमि का आवरण का अपर्दन या चादरीय अपर्दन कहते हैं इसको, यानी कि चादर अपने सिर पर ओढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक चादरीय अपर्दन सिरोही में होता है, और एक राजसमंद में होता है। सिर से सिरोही, रह से राजसमंद। मृदा अपर्दन के कारण क्या क्या है? मानव जनित कारणों में जैसे पहला है वनोन्मूलन। पौधे की जड़ें हैं वो मृदा को बांध करके रखती है, अपर्दन नहीं होता, जिससे पत्तियां और टहनियाँ गिर करके मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है वो बढ़ाती है। वनों के विनाश के कारण मृदा का अपर्दन है वो तेज गति से हो रहा है। अपने वनों के विकास के नाम पर उनका विनाश कर दिया, वहाँ पर डेवलपमेंट एरिया करने के लिए अपने उसको काट पीट देते हैं। अत्यधिक पशुचारण, चारागाह क्षेत्र में भेड़ बकरी आदि पशुओं का पालन अधिक होने के कारण यह पशु भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक चढ़कर उसको समाप्त करते हैं। उसके बाद वो पुनः हरा नहीं होता और वहाँ से मिट्टी है उड़ना शुरू हो जाती, क्योंकि उसके तो अस्तित्व खत्म हो गया। फिर झूमिंग कृषि, आदिवासियों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता है। वनस्पति रहित ऐसी नग्न भूमि में तेजी से अपर्दन होता है। अवैज्ञानिक ढंग से कृषि, बालू क्षेत्रों में समोच्च रेखाओं से समांतर जुताई न करना, आवरण फसलों को गलत तरीके से बुआई करना आदि को मिट्टी का क्षरण बढ़ाते हैं। ये मिट्टी का क्षरण बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये टिब्बा है और इसकी ढाल ऐसे है, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर खेती ऐसे करनी चाहिए, बार बार ऐसे, ताकि पानी है वो नीचे जाए तो उसको जोर आएगा, हवा से भी वो नहीं कटेगी जल्दी से। तो सही तरीके से जुताई करनी चाहिए, ढाल के समांतर नहीं करनी चाहिए, ढाल की विपरीत दिशा में। दोष युक्त फसल चक्र अपनाना और भूमि उपयोग में परिवर्तन करना और अत्यधिक सिंचाई करना, ये सब आपके मिट्टी का क्षरण या मृदा अपर्दन के कारण होते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है इन सब से। भौतिक कारणों में वर्षा पूर्व मरुस्थलीय तेज अंधड़ चलना,
अगर बरसात है वो होती नहीं, और उससे पहले क्या है कि तेज़ आंधियाँ चल जाती है, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। गर्मियों में चलने वाली तेज़ आंधियाँ हैं वो भी इसको प्रभावित करती है। बाढ़ या भूस्खलन है वो भी भौतिक कारणों के अंतर्गत इसको प्रभावित करते हैं। मृदा अपरदन से हानियाँ क्या क्या होती है? एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, उत्पादन क्षमता, और एक उत्पादकता में कमी हो जाएगी। एक क्या है, उत्पादकता में कमी हो जाएगी। आकस्मिक अचानक बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। नदियों के तल में बालू जमा होने से नदी की धारा में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो मिट्टी आ जाती है और उसका तला है ऊपर उठ जाता है, तो पानी इधर उधर भागेगा। फिर गड्ढों के बनने एवं नदियों के किनारे भूमि के क्षरण होने के कारण खेती योग्य भूमि कम होना, मरुस्थल का प्रसार होने लगता है, सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय: कृषि योग्य भूमि पर खेती को रोका जाए, पशु चराई को नियंत्रित कर सकते हैं, उससे मृदा अपरदन कम होगा। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वृक्षों की मेखला बनाकर बालू के टीलों के प्रसार को रोका जाना चाहिए। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोककर पहाड़ी ढालों और नदियों के किनारे पौधरोपण को बढ़ावा देना चाहिए। फसलों का हेर फेर, फसल चक्र है वो अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन, बार बार फसल चेंज करते रहने चाहिए, जिससे सेम की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि कोई फसल पानी ज़्यादा लेती है कोई कम लेती है, तो पानी वाला बैलेंस बना रहता है। वर्षा के बहते जल को गति है उसको कम कर उसे रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी, ऐसे मेड़ बनानी चाहिए अलग अलग, ऊपर नीचे भूमि है तो पानी को रोक लेगी। खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर एनीकट, चेक डैम बनाए जाने चाहिए। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति है वो घटती है, और इसे समोच्च जुताई कहा जाता है, मतलब ढाल के विपरीत। स्थानांतरित या ज़ूमिंग कृषि पर रोक लगानी चाहिए, और चारागाहों का विकास करना चाहिए। सामान्य मृदा, वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के बीच है। ऐसी मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक रहती है और वो सामान्य मृदा है। उसके बाद आती है अम्लीय मिट्टी। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा की उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले स्थानों में होती है। इससे मृदा में कच्चे जीवांश की अधिकता होती है, जिसके सड़ने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोलिक अम्ल बनाती है, कार्बोनिक। अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने के पानी का प्रयोग किया जाता है। चूने के प्रयोग द्वारा अम्लीय मृदा के कणों से हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाते हैं और मिट्टी है वो अम्लीय होती है। फिर पहले अम्लीय होती है, ये चूने के पानी से वो बाद में सेट हो जाती है। और लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह लवणीय, क्षारीय, रेह, ऊसर, कल्लर, धूर, रांकड़, नमकीन मिट्टी कहलाती है। इसमें सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लवणीयता की मात्रा अधिक होने के कारण उत्पादन पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लवणीयता की समस्या ज़्यादा है, तो राजस्थान में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीयता और क्षारीयता से प्रभावित है। राजस्थान में जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही, अलवर, चित्तौड़गढ़ जिलों में ये समस्या है। लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम, गोबर की खाद का प्रयोग, लवणरोधी फसल जैसे बरसीम, चावल, गन्ना की खेती करने की सलाह दी जाती है। जिप्सम का उपयोग, जिप्सम एक प्राकृतिक खनिज है। इसमें 16 से 19% कैल्शियम, 13 से 16% सल्फर, और इसका उपयोग क्षारीय भूमि सुधार एवं पोषक तत्वों के रूप में दलहनी, तिलहनी एवं गेहूं की फसलों के रूप में किया जाता है। केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं के अंतर्गत किसानों को जिप्सम पर 50% अनुदान है वो दे है। तिलहनी, दलहनी एवं गेहूं फसलों में पोषक तत्वों के रूप में 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अब सीधे से कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर भूमि हो जाए अम्लीय, अम्लीय बोले तो भूमि में थोड़ा खट्टा बना जाए, तो उसको सेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा चूना पत्थर यूज। चूना होता है वो खारा होता है। और अगर हो जाए भूमि क्षारीय, मतलब खारी हो जाए, तो उसको सेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा जिप्सम यूज। जिप्सम होता है वो अम्ल टाइप का होता है थोड़ा,
तो वो उसको सेट कर देगा। सेम या जलाधिक्य की समस्या। रेतीले मरुस्थल में जमीन के नीचे विशाल चूने की परतें होती है या चट्टानें होती हैं, जिस कारण नहरों और नदियों से रिसने वाला पानी है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता। उन परतों के मध्य बहता है या उन परतों के ऊपर बहता है, जिससे ज़मीन है वो दलदली हो जाती है। और इस प्रकार दलदल की समस्या, सेम की समस्या, जलाधिक्य की समस्या आ जाती है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई करते हैं ना सूखी दशाओं में, तो केशिका क्रिया के उसको बढ़ावा मिलता है पानी रिसने को। इसके परिणाम स्वरूप जो नमक है ना नीचे चट्टानों में, वो ऊपर की ओर बढ़ता है और जिससे मृदा की ऊपरी परत में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जिससे मिट्टियाँ हैं वो क्षारीय हो जाती हैं। मरुस्थलीय परिदृश्य की परिस्थितियों में नहरों द्वारा सिंचाई से महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है। यह गंग नहर और IGNP है, इन्होंने राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश को एक कृषि प्रदेश में बदल दिया है, उसका कायापलट कर दिया है। अत्यधिक सिंचाई और पानी के ठहराव से इस क्षेत्र में सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। ज़्यादा सिंचाई और ज़्यादा कृषि के कारण, ज़्यादा पानी मिलने के कारण इसमें सेम की समस्या उत्पन्न हो गई। सेम की सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में व गंग नहर सिंचित क्षेत्रों में है। नहरों की दृष्टि से सर्वाधिक सेम से प्रभावित जिला हनुमानगढ़ है, दूसरा स्थान गंगानगर का है। सर्वाधिक सेम प्रभावित गांव कौन सा है, तो बड़ोपड़ है। सर्वाधिक सेम प्रभावित गांव बड़ोपड़ है। हनुमानगढ़ के बड़ोपड़, भगवानदास, दईदास, कनवाणी, गंदेली, दौलतावाड़ी, जाखड़ावाड़ी ये सर्वाधिक सेम प्रभावित है। हनुमानगढ़ के टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीभंगा व श्री गंगानगर के सूरतगढ़ ब्लॉक में 22,851 हेक्टेयर भूमि है वो सेम से ग्रस्त है। सेम समस्या का समाधान क्या है? सेम की समस्या को रोकने के लिए सफ़ेदा, यूकेलिप्टस और इंडिका ऑस्ट्रेलियन पादप है वो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। उसकी पानी की खिंचाई ठीक है। सिंचाई के नवीन एवं वैज्ञानिक तरीकों को जैसे बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो और ज़्यादा भूमि में भी न जाए। जितनी पौधों की आवश्यकता है उतना यूज़ हो जाए। नहरों को लाइनिंग करना, उनको पक्का करना ताकि रिसाव ना हो। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अपनाना, फुहारे वगैरह होते हैं उनको। कृषि जल के अनुचित प्रबंधन को रोकना। कृषि के अंतर्गत जो पानी अपने देते हैं उसको अनुचित मैनेजमेंट है, गलत मैनेजमेंट है, उसको रोकना। उसके बाद इंडो डच जल निकासी परियोजना है, ये सेम से बचाव के लिए नीदरलैंड के सहयोग से, इंडो डच जल निकासी नीदरलैंड के सहयोग से 2003, निकासी देखो 3 अक्षरों का, 2003 से हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र में चल रही है। इस योजना के तहत यूकेलिप्टस नामक पेड़ दलदल को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। भूमि अवनयन या भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होना, भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम होना, भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादकता में कमी आना भूमि अवनयन कहलाता है। इसे भू निम्नीकरण या भूमि की गुणवत्ता में कमी भी कहा जाता है। भूमि अवनयन प्राकृतिक व मानवीय दोनों कारणों से होता है। भूमि का अत्यधिक दोहन होने पर प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन करने, भूमि अत्यधिक दोहन होने पर प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन करने, उपयुक्त खाद रासायनिक तत्वों के अभाव में भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम होने लगती है, जिससे भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। भूमि अवनयन के कारण क्या है? मृदा अपरदन हो गया, मृदा में लवणता बढ़ गई है, अत्यधिक खनन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, मरुस्थलीकरण है, अति पशुचारण है, विकासात्मक कार्य डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ पौधे काट देना, अत्यधिक सिंचाई, नहरी जल रिसाव, शहरी ठोस एवं कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग आदि, इनके कारण भूमि अवनयन हो रहा है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। भूमि संरक्षण से तात्पर्य भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोककर उसे हमेशा के लिए सेव कर देना, वो भूमि संरक्षण है।
इस समस्या की रोकथाम के लिए विभिन्न फसलों को चक्र के अनुसार बोना चाहिए, चेंज कर करके। जिप्सम, फास्फोरस, गंधक प्राकृतिक पदार्थ के रूप में उड़द का प्रयोग भी फायदेमंद है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए दलहन वाली फसलें बीजनी चाहिए। रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन कालांतर में भूमि की गुणवत्ता में कमी होती जाती है। अतः रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाओं का उपयोग कम एवं जैविक खाद का अधिकतम उपयोग, मृदा कटाव को रोकना, फसल चक्र प्रति भूमि को छोड़ना और दलहन फसलों का उत्पादन आदि के द्वारा मृदा की गुणवत्ता को आप बढ़ा सकते हैं। खरपतवार की समस्या, मुख्य फसल के साथ उग आने वाले अवांछित अनावश्यक पौधे खरपतवार कहलाते हैं। निनाण, खेतों में फसलों के बीच उगी खरपतवार को हटाना स्थानीय भाषा में निनाण करना कहलाता है। मृदा के गुण एवं पोषक तत्व, मिट्टी के पीएच मान के आधार पर उसकी अम्लता, क्षारीयता का पता लगाया जाता है। तो जीते जी पीएफ ले लो। मुख्य पोषक तत्व कौन है? जीते जी पीएफ ले लो। जैविक कार्बन, पी से पोटाश, एफ से फास्फोरस, ये आपके मुख्य पोषक तत्व हैं। द्वितीय या सूक्ष्म पोषक तत्व में आपके सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरॉन। सजलो तुम बेबी, सजलो तुम, मैं से मैग्नीज, बेबी, सजलो तुम बेबी, ये हो जाएगा आपका द्वितीय सूक्ष्म पोषक तत्व। पहला जीते जी पीएफ ले लो और सजलो तुम बेबी। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर व सीकर में, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर और सीकर में। राजस्थान के सभी जिलों में कुल 113 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित है, इनमें से 101 स्थिर है, 12 भ्रमणशील है, मतलब गाड़ी वगैरह पर होती है। राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में 1958, जोधपुर 1958 पहली मिट्टी परीक्षण मिट्टी जांच जोधपुर भारत सरकार से के द्वारा स्थापित है। राजस्थान की दूसरी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर में, पहली जोधपुर में, दूसरी जयपुर में है, पहली जोधपुर में है, दूसरी जयपुर में है। ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू, ईशा दिशा, ईशा दिशा। राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी के मरुस्थलीकरण को रोककर उलट कर मिट्टी को बचाने के लिए ये पहल चलाई गई ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन क्या करता है? डिश चलाता है, ईशा दिशा डिश चलाता है, मिट्टी को उल्ट करके संरक्षित करता है। कृषि विभाग ये के साथ समझौता किया गया। ये ईशा फाउंडेशन, कृषि विभाग। ईशा फाउंडेशन के साथ इस तरह के समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान देश का दूसरा दिशा ईशा पहला गुजरात है। भूमि से संबंधित है शब्दावली। बीड़ भूमि, नदी नालों के पास की भूमि बीड़ भूमि, नदी नालों के पास बीड़ मत जाता है। माल भूमि, काली उपजाऊ भूमि, काला माल, काली मृदा माल होती है क्योंकि इसमें फसल अच्छी होती है। हकत माल, हकत हल से जोतने योग्य भूमि यानी कि जोती जाने वाली भूमि। पीवड़ भूमि डीजल पीती है, तालाबों कुओं द्वारा सिंचित करते हैं तो डीजल पीती है। तालाबों कुओं द्वारा सिंचित भूमि को स्थानीय भाषा में पीवड़ भूमि कहते हैं। तलाई तालाब के पेटे की भूमि, तलाई तालाब के पेटे की भूमि जिसमें सिंचाई फसल होती है, बिना सिंचाई फसल होती है। और चाही भूमि, अगर पटवारी चाहे तो कुएं द्वारा सिंचित है, पटवारी चाहे तो नहर द्वारा सिंचित है, यानी कि राजस्व की दृष्टि से कुएं से सिंचित भूमि है वो चाही भूमि है। मगरा भूमि, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि, पहाड़ है वो मगर जैसे होते हैं या मगर है वो पहाड़ जैसे होते हैं, तो पहाड़ी मगर एक ही बात है। बरानी भूमि, जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, सिंचाई बरानी। असिंचित भूमि, जो वर्षा पर निर्भर हो। बंजर या बंजर भूमि, बेकार, कृषि योग्य न हो और वो बंजर भूमि है। कृषि योग्य आप उसको कभी नहीं बदल सकते। ऊंचे पर्वत, पथरीली भूमि, दलदल, ये बंजर या बंजर होता है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जा सकता है। चारागाह या चरणोत, वह सार्वजनिक भूमि जो पशुओं के चरने या चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती है, चारागाह या चरणोत है। उद्यान भूमि, जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जा सकते हैं। प्रतिभूमि, पड़त भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि के योग्य तो है लेकिन किसी कारणवश उस पर कृषि नहीं की जाती। प्रति बस पड़ी है, कारण कुछ नहीं है। वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि उपजाऊपन, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ते हैं, उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। पुरानी प्रतिभूमि 5 साल से कृषि नहीं की गई, वो पुरानी प्रतिभूमि कहलाती है। बनी या बनी, राजस्थान सरकार द्वारा ईंधन या
पशु चराई के लिए छोड़ी गई भूमि को स्थानीय भाषा में बनी या बणी कहते हैं। ये बणी पशु चराई के लिए, तो बनी बणी पशु चराई वाली। डहरी प्राकृतिक रूप से बाढ़ के पानी से सिंचित भूमि। डेर होता है ना, उल्टी उंडी जगह होती है, उसको डेर बोलते हैं। चिकनोट चिकनी उपजाऊ मिट्टी, चिकनी और कैसे कठोर। मटियार मिट्टी चिकनी मिट्टी जिसमें कुछ बालू मिट्टी मिली होती है, वो मटियार होती है। वन भूमि वह भूमि जो प्राकृतिक रूप से वनस्पति से ढका हो, वन भूमि कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये सब इसमें सम्मिलित है। कृषि भूमि वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती है, उसे कृषि भूमि कहते हैं। पड़ों तालाब या खड्डों में पानी सूखने पर ऊपर जमी हुई उपजाऊ मिट्टी की परत, पपड़ी वाली पड़ों। ये पपड़ी सी बन जाती है ना, उसको पड़ों बोलते हैं, वो ऐसे टूटती है जना। रेह मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, तो उस मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेह कहते हैं। अमीन भू राजस्व का निर्धारण करने वाला कर्मचारी। निर्धारण अमीन न निर्धारण। अमील जो वसूल करता है, अमील लाने वाला, राजस्व लाने वाला। माल गुजारी या भू राजस्व वसूल करने वाला। बीघा जमीन का एक माप जो 1 एकड़ के 5/8 भाग के बराबर होती है, या 20 बिस्वा के बराबर। विश्वेदार जो भूस्वामी या जमींदार है, उसको विश्वेदार कहते हैं। माल गुजारी रियासत काल में लिया जाने वाला भू राजस्व या लगान है, वो माल गुजारी कहलाता है। भिगोरी प्रति बीघा लिया जाने वाला कर, टैक्स, भिगोरी। चक जमीन का एक भाग। गिरदावरी एक नक्शा जो खेत जमीन की सीमा को प्रदर्शित करता है, कृषि उपज का विवरण भी दिया जाता है जिसमें। खसरा खेत का रजिस्टर जिसमें खेत के बारे में सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। खुद काशत जिसका वह कृषि क्षेत्र जिसका स्वयं भूस्वामी मालिक है, उसके द्वारा काश्त किया जाता है। चड़स चमड़े की बाल्टी या डोल। और लाव सन का मोटा रस्सा जिसे चड़स को कुएं में से खींचते हैं ना बाहर, वो कहलाता है। उसके बाद है मरुस्थलीकरण। मरुस्थल का अर्थ होता है मृत भूभाग, अर्थात वह भूभाग जिसमें सतही जल का अभाव हो, जहाँ की मिट्टी में जैविक तत्वों और नमी, इन दोनों की कमी पाई जाती है, वो मरुस्थल है। मरुस्थलीकरण एक क्रमबद्ध परिघटना है, धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, जिसमें मानव द्वारा भूमि उपयोग पर दबाव के कारण परिवर्तन होने से पारितंत्र है उसमें अवनयन या ह्रास होता है। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें उर्वर भूमि अनुर्वर भूमि यानी कि उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ भूमि में बदल जाती है। मेन के अनुसार मरुस्थलीकरण जलवायिक, मर्दीय और जैविक कारकों की अंतःक्रिया, इन सब कारणों के कारण मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है या मरुस्थलीकरण होता है। मरुस्थलीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भूभाग में रेगिस्तान मरुभूमि का निर्माण या विस्तार होता है। वनों की अनियंत्रित कटाई, पशुधन की अधिकता से भूमि पर जैविक दबाव पड़ने से मरुस्थलीकरण को मिलता है बढ़ावा। और वैज्ञानिकों के अनुमान में 20वीं शताब्दी के अंत तक सहारा मरुस्थल का विस्तार 20% बढ़ गया। इस प्रकार थार मरुस्थल भी प्रतिवर्ष 13,000 एकड़ भूमि है उसको निगल जाता है, 13,000 एकड़। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी के शोध के अनुसार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर रेगिस्तान का क्षेत्रफल है, जो वर्तमान में 9,000 वर्ग किलोमीटर और बढ़ गया है। मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में पूर्व दिशा से उत्तर दिशा में हो रहा है। राजस्थान में वर्तमान में लगभग 67% भाग है वो मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुका है। पहले कितना था? 61 था, वर्तमान में कितना है? 67% भाग है लगभग चपेट में आ चुका है। अभी कभी डाटा अपडेट होगा तो इतना आएगा, 2,90,000। अब वर्तमान में 9,000 और बढ़ गया। मरुस्थल का उद्भव भूगर्भिक प्रमाण दर्शाते हैं कि परमो कार्बोनिफेरस काल में, मतलब मरुस्थल का उद्भव कैसे हुआ? तो परमो कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान में एक विस्तृत समुद्र था। जुरेसिक, क्रिटेशियस, इयोसीन
भूगर्भिक युगों में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे और धीरे धीरे समुद्र से खिसकने लगा। प्लेस्टोसीन काल में यह मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ यहाँ पर, और ईसा पूर्व 4000 से 1000 वर्ष के मध्य में पूर्ण मरुस्थलीय दशाओं का विकास हो गया। यहाँ विद्यमान खारे पानी की झीलों को समुद्रों का अवशेष माना जाता है। विभिन्न भूगर्भिक युगों से समुद्र का खिसकाव और मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। जैसलमेर का नाचना गांव रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है, रेत नाचती है वहाँ पर। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय घोषित किया है। जिलों के पुनर्गठन के बाद शायद 16 हो जाएंगे। मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फड़ौदी, जोधपुर, बीकानेर मुख्य जिले हैं। मुख्य अरावली के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किन दर्रों के माध्यम से हो रहा है, मतलब अरावली के इधर वाली साइड टपर आ रेत, तो वो किन किन से हो रहा है, तो मीठड़ी, बर और सांबर, 3 दर्रे हैं, मीठड़ी, बर और सांबर, ये रेत को इधर पास कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी K9 की स्थापना की गई है। काजरी की विस्तृत जानकारी कृषि अध्याय में दी गई है। ठीक है। मरुस्थल की विशेषताएं: तापमान प्रतिकूलता में अधिकता, वनस्पति का अभाव। मरुस्थल में क्या क्या होता है, एक तो तापमान प्रतिकूलता, अनुकूल नहीं होता, वनस्पति का कम होना, पशु चारा कम होता है, मृदा की उर्वरता भी कम होती है, जीवों का अभाव पाया जाता है, आवश्यकता से कम वर्षा होती है, जलाऊ ईंधन का भी अभाव पाया जाता है, लकड़ियां तक नहीं मिलती। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण: मानव जनित कारण तो भूजल है, उसको अंधाधुंध दोहन करना, उसका दुरुपयोग करना, अनियंत्रित पशुचारण, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, गांवों से निकलकर नगरों को बढ़ावा, भूमि उपयोग में परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव अधिक होना, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, संसाधनों का अत्यधिक दुरुपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का कुप्रबंधन, मैनेजमेंट अच्छा न होना। भौतिक कारणों में राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का कम होना, ये मेन है। क्षेत्र में बार बार सूखा और अकाल पड़ता है और धूल भरी आंधियाँ चलती रहती है। मृदा या वायु अपर्दन का अत्यधिक होना, यहाँ पर वायु अपर्दन ज़्यादा है, पानी तो कहाँ है, पानी तो है ही नहीं। भूमि में नमी है वो कम होती है। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन है, उसके कारण मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। वाष्पीकरण की तीव्रता है और भूजल स्तर में गिरावट रहती है। यहाँ पर मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय, तो रोकने के लिए सिंचाई साधनों का विकास करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए सिंचाई के साधनों का। मरुभूमि के अनुकूल वृक्ष जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, किंकर, जोजोबा, फोग, बेर, नीम, इनकी खेती को बढ़ावा देना चाहिए ताकि मरुस्थलीकरण थोड़ा कम होगा, वनस्पति होगी तो। वायुरोधी वृक्षारोपण पट्टियाँ लगाई जानी चाहिए। पशुओं की चराई को नियंत्रित करना चाहिए। लकड़ी और कोयले पर निर्भरता कम करके ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं उनको प्रयोग में लेना चाहिए। बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण के उपाय किए जाने चाहिए। बालुका स्तूप है उनको स्थिरीकरण के उपाय किए जाने चाहिए। भूमिगत जल संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए। शुष्क कृषि पद्धति को बढ़ावा देना चाहिए। वनोन्मूलन पर नियंत्रण रखना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई और फुहारा पद्धति का उपयोग करना चाहिए। चेतना, नागरिक चेतना उत्पन्न करनी चाहिए, उनको सजग करना चाहिए। कुछ स्थानों पर मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए सुबबुल, ल्यूसियाना ल्यूकोसेफेला का रोपण भी किया जा रहा है। मरुस्थलीकरण का राजस्थान के पर्यावरण पर प्रभाव, इससे क्या क्या फर्क पड़ा है राजस्थान के, तो मरुस्थल प्रसार से वनों का तीव्र गति से विनाश हुआ है। भूमिगत जल स्तर में अत्यधिक गिरावट आई है। निरंतर अकाल की संभावना रहती है। कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है। खाद्यान्न उत्पादन में कमी हो रही है। चारागाह क्षेत्रों की कमी हो रही है। जलाऊ ईंधन की कमी है। अरावली की वायु घाटियों से मरुस्थल का पूर्व में विस्तार हो रहा है। तो मरुस्थलीकरण का राजस्थान की जलवायु पर ये प्रभाव है। अरावली की वायु घाटियों से मरुस्थल का पूर्व में विस्तार। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD का 1994 में पेरिस में गठन किया गया था। इसमें 197 देश शामिल हैं। 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए
संयुक्त राष्ट्र अभिस में UNCCD पर हस्ताक्षर किए तो 1994 में 197 देशों में शामिल हुआ। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 17 जून 1995 से यह दिवस मनाया जाने लगा। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2024 की थीम क्या है? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। 2010-20 दशक को मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया गया। UNCCD COP16 UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 16वां सेशन का आयोजन वर्ष 2024 में रियाद, सऊदी अरब। 16वां सेशन सऊदी अरब में 2 से 13 दिसंबर 2024 के मध्य किया गया, जिसमें श्याम सुंदर जानी बीकानेर को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। विषय क्या था? हमारी भूमि हमारा भविष्य। राजस्थान में प्रमुख भूमि सुधार कानून। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 15 अक्टूबर 1955 को लागू। वर्ष 2020 से 15 अक्टूबर को अपने राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो 2020 से कंटिन्यू मना रहे हैं, 15 अक्टूबर को। तो काश्तकार को बोलते हैं पांचिया, यानी कि 55 में ये आया था काश्तकारी अधिनियम। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि भूमि का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से 23 मई 1956 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पारित किया गया। इसके पारित होने से किसानों को अपनी भूमि पर हक मिला। अधिनियम 1956। राजस्थान भूमि सुधार जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952, पुनर्ग्रहण 1952 और उन्मूलन 1959, विश्वविदारी उन्मूलन 1959। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। बंजर जैसलमेर। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर 54। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम बंजर भूमि हनुमानगढ़, बढ़िया पानी पुणी लगता है यहाँ पर। और सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला है वो जोधपुर है, सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला जोधपुर। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 1989-90 में की। राजस्थान के 10 जिलों जयपुर, सीकर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर, पाली में 1992-93 में शुरू किया गया था इसको। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 89-90 10 जिलों में शुरू किया गया, 92-93 में। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से इसको क्रियान्वित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, वनों की कटाई पर रोक लगाना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना में केंद्र का 75, राज्य का 25 देह वाक्य स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना में खेतों से मिट्टी के नमूने संकलित कर उन्हें विश्लेषण कर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड का प्रति 2 वर्ष पर नवीनीकरण होता है। योजना का उद्देश्य मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करने, किसानों को उनके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में उचित मात्रा की जानकारी देना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड राजस्थान की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्य से 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तन किया गया और राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड कर दिया गया। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड था, राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड कर दिया, इसका चारागाह जोड़ दिया। 11 फरवरी 2022 को इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि और चारागाह विकास समितियों का गठन किया गया। राजस्थान के 8 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर ITC और FES के समन्वय से इन जिलों में गठित त्रिस्तरीय बंजर भूमि चारागाह विकास समितियों के सदस्यों एवं संबंधित भागीदारों की क्षमता अभिवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है।